नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस ई क्लास में हम BA ऑनर्स पार्ट 3 के पेपर 9th के दूसरे जो विचारक हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अरस्तु, उसमें हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। उसका दास कौन होते हैं, दासों और स्वामी के बीच में किस तरह के संबंध होने चाहिए, दास कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में उसके दासता संबंधी विचारों का मूल्यांकन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। जो मनुष्य न्याय प्रशासन यानी कि नागरिकता संबंधी विचारों में जो बात कहता है कि नागरिक कौन है या नागरिक कौन हो सकता है उस राज्य का, उसके बारे में अरस्तु ने एक लाइन में बताया है कि जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार है वह नागरिक है। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था में ये और प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जो व्यक्ति काम करता है या काम करने योग्य है, केवल वही नागरिक है। अरस्तु का ये नागरिकता के संबंध में विचार मोटे रूप में हम समझ सकते हैं। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में राज्य की परिभाषा करते हुए अरस्तु ने उसे समुदायों का समुदाय बताया है। यानी कि राज्य की परिभाषा करते हुए पहली पुस्तक में उसको समुदायों का समुदाय बताया है, किंतु इसी तीसरी पुस्तक में वह घोषणा करता है कि राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का समूह है या समुदाय है। यानी कि पहली पुस्तक में तो कहता है कि राज्य समुदायों का समुदाय है और उसमें सभी व्यक्ति उसके नागरिक हैं। लेकिन अपनी तीसरी पुस्तक में वह घोषणा करता है कि राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का समूह है या समुदाय है। यानी कि गुलाम और दास व्यक्तियों का वो समुदाय नहीं है। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि राज नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है या नागरिकों के समुदायों से राज्य का निर्माण हुआ है या उनके द्वारा निर्मित समुदाय है। वह व्यक्ति जो किसी राज्य की विचार परिषद अथवा न्याय परिषद विषयक शासन से निश्चित या अनिश्चित काल के लिए हिस्सेदार होने का अधिकारी है और इस अधिकार से वह अपने राज्य में नागरिक का पद प्राप्त कर लेता है। अरस्तु का कहना है कि राज्य के स्वरूप के समान ही नागरिकता का स्वरूप भी अनिश्चित है, क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों की प्रकृति के अनुसार नागरिकता के लिए आवश्यक गुण भी अलग अलग होते हैं। प्रजातंत्र में यदि एक तरह के नागरिक गुण स्वीकार्य हैं तो कुलीन तंत्र में वो दूसरी तरह के गुण हो सकते हैं या होते हैं। अरस्तु के अनुसार जैसे कोई पूरी वस्तु अपने हिस्से के संयोग से बनती है, वैसे ही नागरिकों के संयोग से राज्य का निर्माण होता है। अतः यह समझना जरूरी है कि नागरिक कौन होता है और इस शब्द का अर्थ क्या है। किसी राज्य का निवासी होने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह आवश्यक रूप से उस राज्य का नागरिक होगा।
नागरिकता सभी व्यक्ति या सभी समुदायों के लोग नागरिक क्यों नहीं हो सकते, उनमें क्या बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं के बारे में अरस्तु विचार करते हुए बताता है कि नागरिकता का अर्थ अलग अलग है और किसी व्यक्ति का किसी राज्य का निवासी होना उसकी नागरिक का अधिकार नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी राज्य में निवास करता है तो उसका वहाँ का नागरिक होने का वो अधिकार नहीं रखता है। यहाँ पर हम उसके नागरिक होने के निम्न अवरोधों या बाधाओं की बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 है, राज्य में निवास नागरिकता का आधार नहीं है, क्योंकि राज्य में तो स्त्री, दास, विदेशी, वृद्ध, बालक कोई भी निवास कर सकते हैं। नंबर 2, मताधिकार से वंचित व राज्य से बाहर निकाले हुए व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते। नंबर 3, अल्प आयु के बालक और वृद्ध भी नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि बालक अपनी अपरिपक्वता, वृद्ध अपनी दुर्बलता व असमर्थताओं के कारण नागरिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। अतः उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सम्मान के लिए नागरिक बना दे वो भी नागरिक नहीं हो सकते। केवल सम्मान के लिए किसी ने अच्छा काम किया हो और उसको सम्मान देने के लिए नागरिक बना दे, वो वहाँ का मूल नागरिक नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को भी नागरिक नहीं बनाया जा सकता जिनके माता पिता किसी राज्य के निवासी हैं, जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है। यहाँ उसका अभिप्राय यह है कि यह निश्चित करना कठिन है कि उसके माता पिता उस राज्य में पैदा हुए हैं या नहीं। कतिपय नागरिक अधिकारों के नंबर 6, कतिपय या उक्त नागरिक अधिकारों के पूर्व अथवा आंशिक उपयोग से भी नागरिकता का निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी कि उपयुक्त नागरिक अधिकारों के पूर्व अथवा आंशिक उपयोग मात्र से भी नागरिकता का निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय में अभियोग चलाने अथवा अभियुक्त बनने का नागरिक अधिकार किसी संधि द्वारा विदेशियों को भी दिया जा सकता है। अब ये तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में बाधाएं बताई कि कौन कौन नागरिक नहीं हो सकते हैं और उनके कारण क्या हो सकते हैं। और अब हम नागरिकों के लिए योग्यता की बात करेंगे कि नागरिक बनने के लिए क्या योग्यताएं जरूरी हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में नागरिक संबंधी कुछ योग्यताओं का वर्णन किया है। नागरिक वह होता है जो राज्य के न्यायिक, प्रशासनिक कार्य अथवा सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। यानी कि उसका सीधा सीधा अर्थ है कि न्यायिक, प्रशासनिक अथवा किसी सभा के सदस्य जिसमें विधियों का निर्माण होता है, कानून का निर्माण होता है, अथवा इन दोनों के कार्यों को करता है, वह वहाँ का नागरिक है। नागरिकता के संबंध में उसकी यह धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी कार्य पर विचार करने के लिए इक्लेसिया नामक सभा होती थी। यानी कि उस समय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात यूनानी राज्यों के संदर्भ में करते हुए वो कहता है कि इक्लेसिया नामक सभा होती थी। ये शासन संबंधी कार्यों को संपूर्ण करती थी तथा न्यायिक कार्यों के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु नागरिक भाग लेते थे। और वही केवल वहाँ के इक्लेसिया और हेलिया नामक सभाओं में काम करने वाले व्यक्ति ही वहाँ के नागरिक हो सकते थे। योग्यताएं, उसमें शासन करने की योग्यता के साथ ही शासित होने का गुण भी होना चाहिए। यानी कि नागरिक कौन हो सकता है कि उसमें शासन करने की योग्यता भी हो और शासित होने के गुण भी हों। नागरिक होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी बुद्धि एवं विवेक को अगर जीविकोपार्जन जैसे कार्यों में ही लगा देगा तो वह निष्ठापूर्वक राज्य के कार्यों में भाग नहीं ले सकेगा।
इसका अर्थ यह है कि वह उसके पास संपत्ति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है और उसे नागरिक बना दिया जाए तो वो केवल संपत्ति अर्जन और अपनी जीविकोपार्जन करने में ही अपना पूरा समय और अपनी योग्यताओं को खर्च करेगा और राज्य के कार्यों में भाग निष्ठापूर्वक नहीं ले पाएगा या राज्य के कार्यों को निष्ठापूर्वक नहीं कर पाएगा। इसलिए संपत्ति उसके पास होना आवश्यक है। जिनके राज्य के कार्यों में रुचि नहीं हो उन्हें नागरिक नहीं बनाया जाना चाहिए। और अंतिम रूप से चौथा जो उन्होंने बताया योग्यता के रूप में, नागरिक होने के लिए नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता होना जरूरी है। अरस्तु के इस नागरिकता संबंधी विचारों को समझने क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या बाधाएं होनी चाहिए, नागरिक कौन हो सकते हैं और वर्तमान व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या इस वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनके ये विचार अप्रासंगिक लगते हैं, इसलिए इनकी आलोचना की गई है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना नंबर 1 है, अत्यधिक संकुचित एवं सीमित धारणा है। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग जिसमें दास, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, श्रमिक व व्यापारियों को नागरिकों से वंचित करता है। अतः यह इस वर्ग की सेवाओं से राज्य को वंचित रखकर इनके साथ अन्याय करता है जो अनुचित है। नागरिकता संबंधी विचार बहुत संकुचित हैं और सीमित हैं, क्योंकि इसमें दास, स्त्रियों, बच्चों, वृद्ध, श्रमिकों, व्यापारियों को नागरिकता से वंचित किया जाता है। इसलिए बहुत संकुचित है और ये सीमित धारणा है जो कि इन वर्गों के साथ अन्याय है जो अनुचित है। नंबर 2, आधुनिक राज्यों में अमान्य या आधुनिक राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता या अमान्य। आधुनिक युग में विश्व के अधिकांश राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है और इस व्यवस्था में राज्य के कार्य वयस्क जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही राज्य करते हैं, जबकि अधिकांश जनता राज्य कार्यों से वंचित रहती है। अतः यह व्यवस्था आधुनिक या राष्ट्र राज्यों में लागू नहीं की जा सकती। यानी कि वर्तमान विश्व में इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को विश्व में सभी राष्ट्रों ने अब लगभग अपनाया हुआ है और उनमें उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राज्य कार्यों को या विधि निर्माण के कार्यों को संपूर्ण करते हैं। सामान्य जनता को ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए ये आधुनिक राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता या उनके लिए अमान्य है। नंबर 3, नागरिकता के कठोर नियम। अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा अपनी प्रकृति से ही एक कठोर सिद्धांत है। उसने इस प्रकार की कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं की है कि यदि कोई अनागरिक उचित एवं आवश्यक योग्यताएं प्राप्त कर ले तो उसे नागरिक बना लिया जाए। नागरिकता के इतने कठोर नियम हैं कि यदि कोई व्यक्ति नागरिकता के उचित जो उसके द्वारा बताए गए योग्यताएं प्राप्त कर लेता है तो उसको भी नागरिक बना लेने के लिए उसने कोई सिद्धांत या बात नहीं कही है। राज्य के ऐसे व्यक्ति जो पर्याप्त शिक्षा व संपत्ति प्राप्त कर लें वे नागरिक बनने का दावा नहीं कर सकते। अतः निर्णय अत्यधिक कठोर व अव्यवहारिक है। अगली जो आलोचना है, राज्य की एकता एवं स्थिरता को खतरा। उसमें अरस्तु बताता है कि अरस्तु अपने नागरिकता के सिद्धांत द्वारा राज्य को 2 विरोधी गुटों में बांट देता है, एक नागरिक, दूसरा अनागरिक। इनमें से प्रथम वर्ग धनवान व अधिकार संपन्न वर्ग है और तथा दूसरा निर्धन, असंतुष्ट व उपेक्षित वर्ग। अतः इन दोनों में ईर्ष्या व द्वेष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिससे राज्य में एकता व स्थिरता को खतरा बना रहता है या खतरा संभव है। नागरिकता के जो नियम हैं उनके अनुसार समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाएगा, एक नागरिक, दूसरा अनागरिक।
और अनागरिकों की संख्या ज़्यादा होगी, उनके विचारों में भिन्नता होगी, क्योंकि एक तरफ धनवान और साधन संपन्न, अधिकार संपन्न लोग होंगे, दूसरी तरफ निर्धन, गरीब, असंतुष्ट, उपेक्षित लोग होंगे। तो उनमें आपसी ईर्ष्या भाव उत्पन्न होगा, जो कि राज्य के लिए, राज्य की एकता व स्थिरता को खतरा पैदा कर सकते हैं। और अंत में जो आलोचना की गई है वह धन व संपत्ति का संयोग खतरनाक है। यानी कि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति का संयोग खतरनाक है, क्योंकि शक्ति मनुष्य को गलत काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करती है। और जब एक ही व्यक्ति में धन और सत्ता और इनका संयोग हो जाएगा तो वो हो सकता है कि वो अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करे और शोषण की प्रवृत्ति को अपना ले। इस संदर्भ में अरस्तु के अनुसार नागरिक बनने के लिए पर्याप्त धन होना आवश्यक है, किंतु जब धनिक लोग नागरिक के रूप में राज्य सत्ता का उपयोग करेंगे तो धन एवं सत्ता का गठबंधन प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, जिससे अधिकांश जनता पीड़ित रहेगी और क्रांति की संभावना बनी रहेगी या क्रांति की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से ये अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना की गई है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अरस्तु की यह नागरिकता संबंधी धारणा प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के संदर्भ में व्यवहारिक व यथार्थवादी पक्ष को प्रस्तुत करती है, और इस दृष्टि से इसकी प्रशंसा की जा सकती है, क्योंकि तत्कालीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे और छोटे छोटे नगर राज्यों में इस तरह की व्यवस्था व्यवहारिक और यथार्थवादी हो सकती है। इस दृष्टि से इसकी प्रशंसा की जा सकती है। इसका ऐतिहासिक महत्व इसी तथ्य से प्रकट होता है कि मध्य युग तक विभिन्न विद्वानों ने उसके नागरिकता संबंधी विचारों का अनुसरण किया, किंतु जहाँ तक आधुनिक व बड़े राष्ट्रों का संबंध है उससे अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा में अनेक कमियां हैं, अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। डैनिंग ने ठीक ही लिखा है, यद्यपि अरस्तु के नागरिकता के सिद्धांत की धारणा आदर्शवादी है, पर यदि हम अपने युग के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना संभव नहीं है। विद्वान डनिंग ने भी नागरिकता की आलोचना और प्रशंसा दोनों की है कि ये आदर्शवादी स्थिति है, लेकिन वर्तमान युग में अगर इस नागरिकता संबंधी विचारों के दृष्टिकोण को अपनाने का विचार करें तो इसे वास्तविक जीवन में परिणत करना या इसको वास्तविक जीवन में लागू करना संभव नहीं है। ये थे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार, और नागरिकता संबंधी विचार यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।